ठीक है। Hello everyone, welcome back to Class Science. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will start a new chapter of organic chemistry, that is chapter number 8, which is known as aliphatic hydrocarbon. हमारा जो पहला चैप्टर था ऑर्गेनिक का, दैट इज चैप्टर नंबर 7, वो ख़त्म हो गया है। अब नए चैप्टर नंबर 8 पे जाना है, दैट इज़ अल्केन अल्कीन अल्काइन। लेकिन चैप्टर नंबर 8 पे जाने से पहले मैंने सोचा कि आगे जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चैप्टर है उनका पहला टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। हर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर का पहला टॉपिक 4-5 पेजेस पे मुश्तमिल है, दैट इज़ नॉमेनक्लेचर। तो मैंने सोचा कि 2-3 लेक्चर्स में मैं आप लोगों को पूरा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझाऊँ। मतलब सिर्फ अल्केन अल्कीन अल्काइंस का नॉमेनक्लेचर नहीं, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर समझा दूँ। क्योंकि नॉमेनक्लेचर्स के बगैर देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक नामुमकिन सा है। सपोज़ आप एक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक की सिंथेसिस कर रहे हैं, प्रोडक्ट में वो बन गया, लेकिन व्हाट्स द नेम, नाम कैसे दोगे? या सपोज आप रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कर रहे हैं कि जी ये कंपाउंड ट्रीटेड विद, कैसे पता चलेगा कि जी ये कंपाउंड जो है ये कौन सा है? तो नॉमेनक्लेचर बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को 3-4 वीडियो लेक्चर्स बना दूँ नॉमेनक्लेचर्स पे। लेकिन नॉमेनक्लेचर मैं सिर्फ अल्केन अल्कीन अल्काइंस का नहीं करूँगा, जितने भी फंक्शन ग्रुप है आपके, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चैप्टर है, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, अल्कोहल, फिनोल, अल्केन अल्कीन अल्काइन, जितने भी फंक्शन ग्रुप है सबका इकट्ठा करेंगे। और ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर कोई स्टूडेंट्स मेरे ये 2-3 वीडियो लेक्चर्स नॉमेनक्लेचर्स के बारे में जो होंगे वो अगर सुन ले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए, जी व्हाट्स द नेम, वो 1 मिनट में, बल्कि आधे मिनट में, 30 सेकंड में वो इसको नाम दे सकता है। लेकिन उसके लिए आप लोगों ने मेरे साथ टच रहना है। ये 2-3-4 वीडियो लेक्चर्स आप लोगों ने ज़रूर सुनने हैं, 20-25 मिनट के छोटे छोटे बना लेता हूँ। और ये वीडियो लेक्चर 2-3 जो मैं कर रहा हूँ, ये अगर आप लोग सुन ले तो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर्स क्लियर हो जाएगा। सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज़ नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले आपको बताऊँ कि नॉमेनक्लेचर होता क्या है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, नॉमेनक्लेचर किसी कंपाउंड्स को नाम देना साइंटिफिक वे से। So the name of compound, the scientific name of compound, that is known as nomenclature. So how you can define what is nomenclature? The scientific name of compound, that is known as nomenclature. किसी compounds को नाम देने को nomenclatures कहते हैं। 2 तरह के nomenclatures होता है। एक को हम कहते हैं कॉमन और ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर, और जो सेकंड होता है दैट इज कॉल्ड बाय रूल्स, दैट इज नोन एज आयोपेक नॉमेनक्लेचर। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है। 18th सेंचुरी से मतलब बहुत पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस स्टार्ट हुई है। अब उसको नाम देने के लिए इनिशियली वो जो नॉमेनक्लेचर यूज़ कर रहे थे दैट इज़ नोन एज व्हाट, कॉमन नॉमेनक्लेचर। कॉमन नॉमेनक्लेचर अगर आपसे कोई पूछे कॉमन नॉमेनक्लेचर क्या होता है, कॉमन नॉमेनक्लेचर का मतलब है कि किसी कंपाउंड्स को नाम देना
ऑन द बेस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिहाज से, या किसी कंपाउंड्स को नाम देना ऑन द बेस ऑफ मेथड ऑफ सिंथेसिस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, या किसी कंपाउंड को नाम देना ऑन द बेस ऑफ नेम ऑफ द पर्सन जिसने वो कंपाउंड डिस्कवर्ड किया है। सो कॉमन नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी कंपाउंड को इन बेसिस पे नाम देना कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या है, और जिस पर्सन ने डिस्कवर किया है उस पर्सन का नाम क्या है, तो वो कॉमन कहलाएगा। और इनिशियली जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी डेवलप नहीं थी, इन अर्ली स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो नोमेनक्लेचर यूज होता था नेम ऑफ कंपाउंड दैट इज कॉमन, जिसमें इन 3 बेसिस पे नाम दिया जाता था। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा मार्श गैस किसको कहते हैं? मीथेन को मार्श गैस कहते हैं। अब सवाल यह है कि मीथेन को मार्श गैस क्यों कहते हैं? वाई द मीथेन इज कॉल्ड मार्श गैस? क्योंकि इसकी हिस्ट्री ये है कि मीथेन जो है चूंकि मार्शी प्लेसेस में होता है, इसलिए इसको मार्श गैस कहते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन मार्शी प्लेसेस। इसकी हिस्ट्री है, तो इसी वजह से मीथेन को मार्श नाम दिया है, क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस पे होता है। दैट इज द हिस्ट्री, सो नाम दिया है ऑन द बेस ऑफ हिस्ट्री। इसी तरह आपने नाम सुना होगा एसिटिक एसिड, नाम सुना होगा एसिटिक एसिड। वाई देयर इज एसिटिक एसिड? क्योंकि लैटिन में एसिटियम जो है वो विनेगर को कहते हैं, सिरका। चूंकि ये एसिड सिरका में पाया जाता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, एसिटियम, विनेगर। इसी तरह एक कंपाउंड है बारबिट्यूरिक एसिड। इसको इसलिए बारबिट्यूरिक एसिड कहते हैं क्योंकि द नेम ऑफ द पर्सन विच डिस्कवर्ड बारबिट्यूरिक एसिड, दैट इज बारबरा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बारबिट्यूरिक एसिड, बिकॉज ऑफ बारबरा। इसी तरह आपने नाम सुना होगा पल्मेटिक एसिड, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पालम में सिंथेसाइज्ड होता है। पालम मीन्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दैट इज प्लांट, दैट इज खजूर। फ्यूमेरिक एसिड, चूंकि ये फ्यूमर में सिंथेसाइज्ड होता है, एंड फ्यूमर लैटिन में एंड को कहते हैं, एंड सो ऑन। तो किसी भी कंपाउंड्स को नाम देना ऑन द बेस ऑफ हिस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एंड ऑन द बेस ऑफ the person who discovered the compound, the name of such a nomenclature is called common or trivial nomenclature. लेकिन ये जो nomenclature है ये ज़्यादा देर तक नहीं चला। देखिए, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग में आया था और उस वक्त तो ठीक था, लेकिन बाद में ये इतना मीनिंगफुल नहीं रहा। उसकी वजह मैं बताऊँ। देखिए, स्टार्टिंग में इसलिए ठीक रहा क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग में चंद ही दाने थे, चंद ही कंपाउंड थे, और कंपाउंड की कमी की वजह से आप उनका हिस्ट्री मालूम कर सकते थे, आप उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन मालूम कर सकते थे, आप उनका सोर्स फाइंड कर सकते थे, और जिस पर्सन ने डिस्कवर उसके मुताबिक आप ये सारा काम कर सकते थे ऑन द बेस ऑफ सोर्स आल्सो। लेकिन जो ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप हो गई और ऑर्गेनिक कंपाउंड आना शुरू हो गया, इनिशियली तो कहीं 1-2 सालों में 2-3 कंपाउंड डिस्कवर्ड होते थे, फिर उसको नाम देना जारी बात है इनमें से कोई एक चुनता था और नाम दे सकता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जहाँ 1-2 सालों में 1-2 कंपाउंड डिस्कवर्ड हो रहे थे, तो 1-2 दिनों में एक
1-2 डेज में लाखों कंपाउंड डिस्कवर शुरू हुआ। एक वक्त ऐसा आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बहुत ज़्यादा हुआ। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ही डेवलप होती गई, तो फिर पूछा कि अब इतने कंपाउंड है, जारी बात है नाम तो देना है, नाम तो लाजमन ज़रूरी है, नाम ही तो पहचान है। लेकिन कैसे नाम देंगे? इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, तो अब इनको नाम देना उनकी हिस्ट्री से, उनके सोर्स से एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन से बड़ा मुश्किल है। किस किस कंपाउंड का हम हिस्ट्री मालूम करेंगे, किस किस कंपाउंड के हम सोर्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फाइंड करेंगे? वो तो चल पॉसिबल था जब चंद दाने थे, थोड़े से ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। अब तो बहुत ज़्यादा डिस्कवर्ड आने शुरू हुआ। अब नाम इन्हीं बेस से देना दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए बाद में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप हो गई, तो कॉमन नोमेनक्लेचर जो है वो मीनिंगलेस रहा। फिर साइंसदानों ने सोचा कि देखिए नाम तो देना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को अब नाम तो देना है, लेकिन जारी बात है इन बेसिस पे नहीं दे सकते, बिकॉज बहुत सारे कंपाउंड डिस्कवर्ड आने शुरू हो गए। अब नाम तो देना है। नाउ द क्वेश्चन, नाम कैसे दे? नाम कैसे दे इन बेस तो मुमकिन नहीं है। तो साइंसदानों ने बाद में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें हर कंट्री के साइंसदान बैठा हुआ था। एंड 1930 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें सम रूल्स डिसाइड हो गए कि जी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर नाम देंगे तो इस रूल्स के बेस पे देंगे। एंड द नेम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस कॉल्ड इंटरनेशनल यूनियन केमिस्ट्री, IUC। इन बेस पे तो जब नाम नहीं दे सकते थे, बहुत सारे कंपाउंड आने शुरू हो गए, तो उन्होंने 1930 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाया, और उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो नाम दिया जाएगा तो वो सम रूल्स बेस पे दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस चूँकि इंटरनेशनल था, तो वो रूल्स हर एक कंट्री में चलेंगे। ये नहीं कि पाकिस्तान में एक कंपाउंड का नाम एक है और अमेरिकन में उसी कंपाउंड का नाम दूसरा है। नो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ और इसमें रूल्स डिसाइड किए गए कि जी इन्हीं रूल्स पे हम नाम देंगे। एंड द नेम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस कॉल्ड इंटरनेशनल यूनियन केमिस्ट्री। ये 1930 की बात है। बट आफ्टर 17 years ago, एंड 1957, जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था, तो इस कॉन्फ्रेंस का नाम, इंटरनेशनल यूनियन केमिस्ट्री का नाम थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ और उसका नाम रखा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। पहले था इंटरनेशनल यूनियन केमिस्ट्री, लेकिन अब उन्होंने नाम मॉडिफाई किया और नाम रखा इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये 2 वर्ड्स ज़्यादा कर दिए 1947 में, और कॉन्फ्रेंस का नाम IUPAC रहा। सो किसी भी कंपाउंड्स को नाम ऑन द बेस ऑफ रूल्स देना जो 1930 में डिसाइड हुआ था, और 1947 में द नेम ऑफ सच ए कंपाउंड इज कॉल्ड IUPAC नोमेनक्लेचर। तो किसी कंपाउंड को नेम ऑन द बेस ऑफ हिस्ट्री देना, ऑन द बेस ऑफ सोर्स देना, on the base of method of preparations देना, on the base of the name of the person who discovered the compound देना, that is common। लेकिन वो बाद में मीनिंगफुल रहा, बिकॉज बहुत सारे कंपाउंड जब आना शुरू हो गए। तो नेक्स्ट नोमेनक्लेचर दैट इज IUPAC। व्हाट इज IUPAC? किसी भी कंपाउंड्स को नाम ऑन द बेस ऑफ रूल्स देना जो उस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुई है, दैट इज नोन एज IUPAC नोमेनक्लेचर। बात समझ आ रही है ना सबको? सो हमने नेक्स्ट जो फोकस करना है वो इसी भी करना है, हम कंपाउंड को नाम ऑन द बेस ऑफ रूल्स देंगे।
कॉमन हम याद करेंगे, बाद में बताऊंगा, लेकिन हम जो नोमेनक्लेचर्स करने वाले हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप के, वो कौन सा करने वाले हैं? आयोपेक करने वाले हैं। किसी भी कंपाउंड्स को नाम ऑन द बेस ऑफ रूल्स देना। हाँ, आप क्वेश्चन करेंगे सर वो क्या रूल्स डिसाइड हुए थे उस कॉन्फ्रेंस में, वो मैं बताऊंगा क्या रूल्स डिसाइड हुए थे। फिर आप लोगों ने भी उसी रूल्स से कंपाउंड को नाम देना है, तो वो रूल्स याद रखने हैं। लेकिन रूल्स याद नहीं हो सकते। मैं कोई भी कार्बन कंपाउंड लूँगा, उस पर वो रूल्स अप्लाई करूँगा, अप्लाई करके रूल्स आपको आसानी से याद होगा। वैसे बताऊँगा जी ये रूल्स याद नहीं हो सकते। तो व्हाट इज़ आयोपेक? किसी कंपाउंड को नेम ऑन द बेस ऑफ रूल्स देना जो कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ था, दैट इज नोन एज आयोपेक नोमेनक्लेचर। तो हमने कौन सा करना है? आयोपेक। बात समझ आ रही है ना सबको? ओके। लेकिन आयोपेक नोमेनक्लेचर से पहले, ठीक है, मुख्तलिफ कार्बन्स कंपाउंड्स का नाम हमने ऑन द बेस ऑफ रूल्स रखना है जितने भी है, लेकिन आयोपेक नोमेनक्लेचर से पहले व्यूअर्स ये बात याद रखना कि किसी भी कंपाउंड्स को जब हम नाम ऑन द बेस ऑफ रूल्स देंगे दैट इज कॉल्ड आयोपेक, तो उसके नाम में 5 चीज़ें होना चाहिए। किसी भी कंपाउंड्स के नेम में 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है। कौन से? नंबर 1, नेम में पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। ये मैं बताऊंगा व्हाट इज पेरेंट्स। नेम में सब्स्टिट्यूएंट का होना ज़रूरी है। नेम में प्रीफिक्स एंड सफिक्स होना ज़रूरी है, और नेम में प्रीफिक्स का होना ज़रूरी है, और नेम में लोकेंस होना ज़रूरी। ये वो 5 चीज़ें हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में मस्ट होना चाहिए। पेरेंट्स क्या है? पेरेंट्स का मतलब है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हमने नाम दिया, सारी बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हर एक को नाम देना है। तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, सपोज एक कंपाउंड आपको किसी ने दे दिया, उसमें फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, जी इसको नाम दे दे। सो व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ सच अ कार्बन कंपाउंड? कार्बोक्सिलिक एसिड। सो द कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड पेरेंट्स। इसको हम पेरेंट कहेंगे। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड होता है दैट इज कॉल्ड पेरेंट। हाँ, फिर आप लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर अगर कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए तो क्या उसके 2 पेरेंट्स होंगे? आई एम सॉरी, पेरेंट हमेशा एक होता है। तो इधर भी पेरेंट याद रखिए, हमेशा एक ही होगा, 2 नहीं होगा, 2 हो ही नहीं सकते पेरेंट। फिर आप कहेंगे सर आपने कहा फंक्शनल ग्रुप को ही पेरेंट कहते हैं, तो अगर 2 फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में आ गए, सपोज एक एल्डिहाइड है, कीटोन आया, तो फिर क्या उसके दोनों फंक्शनल ग्रुप है तो दोनों पेरेंट हो गए? नो। फिर आयोपेक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में एक रूल्स है। पता है वो क्या रूल्स है? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि अगर 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप किसी सेम कंपाउंड में आ गए तो फिर एक प्रायोरिटी लिस्ट होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। उस लिस्ट में देखना है कि किस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है, वही फंक्शनल ग्रुप पेरेंट कहलाएगा। फिर बाकी जो फंक्शनल ग्रुप हो गए उसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। सो वंस अगेन, अगर कंपाउंड में 2-3 फंक्शनल ग्रुप इकट्ठे आ गए तो प्रायोरिटी लिस्ट में जाके देखना पड़ता है किस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है, वो पेरेंट हुआ, और बाकी फिर फंक्शनल ग्रुप ऑटोमेटिकली किस चीज़ में चले जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट में। बात समझ आ गई ना? और एक बात और कि एक तो वो फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होता है जिसकी प्रायोरिटी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से कम हो, और दूसरी बात सब्स्टिट्यूएंट हम किसको कहते हैं? कार्बन चेन के साइड पे जो चीज़ें लिखी होती हैं लाइक ब्रोमीन, क्लोरीन, हाइड्रोक्सल, चेन के साइड पे जो अदर चीज़ें लिखी होती हैं उनको भी सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है।
और अगर दो तीन फंक्शनल ग्रुप इकट्ठे आए हैं तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो फंक्शनल ग्रुप तो पेरेंट है और बाकाया फंक्शनल ग्रुप फिर सब्स्टिट्यूएंट है। तो दो सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट आ सकता है, एक चेन के साइड पे जो मुख्तलिफ चीज़ें होंगे आप नेक्स्ट देखेंगे दे आर सब्स्टिट्यूएंट। दो चीज़ें क्लियर हो गए, एक पेरेंट होना चाहिए, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। तीसरा, और याद रखिए जो फंक्शनल ग्रुप पेरेंट कहलाता है उसी का हमें सफिक्स लगाना होगा। सपोज एक कार्बन कंपाउंड आपको किसी ने दिया है दैट इज और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर एग्जांपल। सो फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड, सो द पेरेंट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। पेरेंट का क्या होता है? पेरेंट का सफिक्स होता है। सफिक्स पता है ना, वो जो एंड पे आता है साबिका लाहे का। सो व्हाट इज द सफिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? हमने हर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स याद करना है, जैसा कि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है ओइक एसिड, अल्केन का सफिक्स है ANE, अल्कीन का ENE, अल्काइन का YNE एंड सो ऑन, अल्कोहल का OL, एल्डिहाइड का AL, कीटोन का ONE, ईस्टर का OATE, OAT। मतलब हर फंक्शनल ग्रुप का अपना एक सफिक्स है, जैसा कि अल्केन का ANE है, अल्कीन का ENE एंड सो। तो इसी तरह हर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है और जो फंक्शनल ग्रुप इज अ पेरेंट आया हुआ है उसका सफिक्स हमें ज़रूर चाहिए होता है किसी भी फंक्शनल ग्रुप को नाम देने के लिए। तो पेरेंट का क्या होता है? सफिक्स होता है। और सब्स्टिट्यूएंट का क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स का मतलब है जो पहले आता है। आप देखेंगे लाइक ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम है ब्रोमो, फ्लोरो एंड हाइड्रोक्सिल। और इसके अलावा जो अदर फंक्शनल ग्रुप है जिसकी प्रायोरिटी कम है उसकी भी जैसे कि मैंने सफिक्स बताया हर एक का, उसी तरह हर एक का प्रीफिक्स भी बताऊँगा, नेक्स्ट टेबल में मैं ड्रा करूँगा। और लास्ट जो चीज़ ज़रूरी है वो है लोकेंट्स। लोकेंट्स किसको कहते हैं? लोकेंट्स कहते हैं पोजीशन को, कि कार्बन चेन में पोजीशन क्या है, किसका पोजीशन। हमेशा याद रखिए पोजीशन दो चीज़ों का होता है, एक फंक्शनल ग्रुप ऑफ द पेरेंट का होता है पोजीशन और दूसरा पोजीशन किसका होता है? सब्स्टिट्यूएंट का। कि जी जो पेरेंट आया है, पेरेंट है फंक्शनल पेरेंट है कार्बन कंपाउंड में, उस पेरेंट का क्या पोजीशन बन रहा है 1 2 3 4 5 जो भी है, और जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका क्या पोजीशन बन रहा है। अगर सपोज मैं 1 2 3 4 कर दूं तो 2 का 2 बन रहा है और 1 का 4 बन रहा है, 2 का 2 बन रहा है और 1 का 4 बन रहा है। तो मतलब है कि सब्स्टिट्यूएंट का क्या पोजीशन बन रहा है और जो फंक्शनल ग्रुप है उसका क्या पेरेंट है उसका क्या पोजीशन बन रहा है। तो जो पोजीशन है फंक्शनल पेरेंट का और सब्स्टिट्यूएंट का उसी को हम लोकेंट्स कहते हैं। तो दो चीज़ों का पोजीशन नाम में ज़रूरी है, एक सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन नाम में ज़रूरी है और एक पेरेंट्स का पोजीशन नाम में ज़रूरी है। लेकिन ये चीज़ें तब ही मज़ा करेगा, तब ही आप लोगों को समझ आएगा जब मैं नेक्स्ट कंपाउंड को नाम दूंगा, तब आप कहेंगे अच्छा ये है पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एंड पोजीशन ऑफ द पेरेंट। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जाके जब हम अप्लाई करेंगे सब चीज़ों को, नाम में मैं हर एक चीज़ बताऊंगा, ये इसका ये तब आपको समझ आएगा। वाकई कोई भी कार्बन कंपाउंड का जो नेम होता है उसमें 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है, पेरेंट, सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स, सफिक्स एंड लोकेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें मैं नोमेनक्लेचर इससे आगे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन तब तक ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं नोमेनक्लेचर्स के बारे में, ये आप लोगों ने पहले वीडियो सुनना है, लेक्चर सुनना है, उसके बाद नेक्स्ट नोमेनक्लेचर के बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगी, अपलोड होगी। तथा 3-4 वीडियो नोमेनक्लेचर ऑफ होल ऑर्गेनिक कंपाउंड, होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। थैंक यू वेरी मच।